हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग। ठीक है, बेसिक्स जो आपका है अकाउंटिंग का जो पहला चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हम पार्ट 1 या पार्ट ए जो भी आप कहोगे वो स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग विच इज ऑफ 60 मार्क्स। ठीक है, 60 मार्क का जो आपका सिलेबस है वो हम इस पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनॉग्रेशन है और उसका जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले बिजनेस वर्ड क्या होता है यहां से स्टार्ट करते हैं, या बिजनेस के क्या टाइप्स होते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है, उसका कनेक्शन क्या है बिजनेस से। हम धीरे धीरे मतलब पहले अकाउंटिंग पे आएंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्यों होता है, फिर हम देखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे होती है। कैसे होती है वो तो पूरा सब्जेक्ट उसी के बारे में, पर अकाउंटिंग क्या होती है और क्यों करते हैं यहां से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये सब सुना ही है। ठीक है, कॉमर्स आप सुनते हो, कॉमर्स फील्ड या कॉमर्स इन जनरल। तो कॉमर्स में दो बड़ी चीजें आती हैं, एक आती है गुड्स, एक आती है सर्विसेज। ठीक है, कॉमर्स रिवॉल्व्स अराउंड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बिजनेस, हम बिजनेस की बातें करेंगे। पर्सनल लेवल पे भी ये चीजें होती हैं, हम पर्सनली गुड्स बना के कंज्यूम करेंगे या जो भी है, पर्सनल वाला हम छोड़ रहे हैं, हम बिजनेस के एंगल से हम सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो इसमें बिजनेस करने के लिए उतर रहे हैं। ठीक है, तो गुड्स में आप क्या बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, गुड्स में भाई एक होता है ट्रेडिंग। ठीक है, आपने सुना ही होगा ट्रेडर्स, ट्रेडिंग। फिर एक होते हैं मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो ऐसे दो बड़े एक्टिविटीज हैं जो गुड्स के साथ आप कर सकते हो। एक है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, बाय करके आप सेल कर दो, बाय करो सेल करो, बाय सेल अगर आप कर रहे हो, और वो गुड्स क्या है, एज इट इज है। एज इट इज मतलब जो चीज आप खरीद रहे हो उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हो। एज इट इज वो गुड्स खरीद रहे हो, एज इट इज वो गुड्स को बेच रहे हो। मतलब बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप प्लेस, प्लेस का जो प्रॉब्लम है ना वो आप सॉल्व कर रहे हो। आपका बिजनेस रिवॉल्व्स अराउंड प्लेस, कि जहां आपको बेचना है, जो चीज आपको जहां बेचनी है वहां वो अवेलेबल नहीं होती है, आप वो कहीं और से खरीद के ला रहे हो जहां वो बनती होगी। हर चीज हर जगह तो नहीं बनती है ना। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, जो चीज बनती है या जो रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं वो सर्टन स्पेसिफाइड प्लेसेस पे ही होते हैं। जैसे टी का ले लो, टी आपको पता ही है, आसाम या कुछ स्पेसिफिक सिटीज या स्टेट्स में ही टी का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होता है क्योंकि वहां रिसोर्सेस उस तरह से हैं, तो वहां बनती है। पर कंज्यूम तो पूरे इंडिया में होती है ना। तो बेसिकली वो अलग अलग जगहों पे जो पहुंचाने का काम है वो लोग ट्रेडर करते हैं। वो जाते हैं, आसाम में जाएंगे, बल्क में टी को खरीदेंगे और फिर रिटेल में उसको चिल्लर में बेचेंगे। ठीक है, ये मतलब ट्रेडर का काम है। आए को समझ में, ट्रेडिंग का बिजनेस क्या है, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, बस उसको चेंज नहीं करना है। उसमें कुछ वैल्यू एडिशंस या उसका फॉर्म, उसका जो स्ट्रक्चर है या यूजेबिलिटी है वो आप चेंज नहीं कर रहे हो। एज इट इज गुड्स खरीद रहे हो, एज इट इज आप गुड्स बेच रहे हो। तो आप बेसिकली क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, प्लेस, अवेलेबिलिटी, और वो आप प्रॉफिट उससे कमाते हो। ठीक है, कम में खरीदते हो, ज्यादा में बेचते हो। आई रिपीट, कम में खरीदते हो, ज्यादा में बेचते हो, और जो डिफरेंस है परचेस और सेल के प्राइस का वो आपका प्रॉफिट होता है। क्लियर है, तो ये पूरा जो बिजनेस है ये ट्रेडर का बिजनेस होता है। आए कुछ समझ में तो एज इट इज, नो चेंज इन फॉर्म। तो ये बिजनेस काय पे चलता है, प्लेस। आप प्लेस का जो प्रॉब्लम है वो यहां पे सॉल्व कर रहे हो। क्लियर है, फिर आते हैं सर मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स जो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं। ठीक है, वो रॉ मटेरियल बाय करते हैं और उसमें प्रोसेसिंग करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये फॉर्म को चेंज करते हैं, फॉर्म चेंज, ये प्लेस चेंज नहीं है, ये फॉर्म चेंज करते हैं। जो चीजें रॉ फॉर्म में होती हैं, रॉ फॉर्म में जब चीजें होती हैं तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे वुड, वुड को आप
एज अ फर्नीचर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, कॉटन को डायरेक्ट कपड़ों की तरह आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रॉ रिसोर्सेज होते हैं ये यूजेबल नहीं होते हैं, एज इट इज आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, इसको चेंज करना पड़ता है, इनका फॉर्म इनका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है ताकि इनको यूज किया जा सके। तो ये काम करता है मैन्युफैक्चरर, रॉ मटेरियल खरीदता है और उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल क्या है, रॉ फॉर्म में कोई भी मटेरियल है जो एज इट इज आप यूज नहीं कर सकते हो, और उसको यूजेबल बनाने के लिए उसमें प्रोसेसिंग की जाती है, उसको उसका फॉर्म उसका स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और फिनिश गुड्स का मतलब ही क्या है कि वो फिनिश्ड है, फिनिश्ड मतलब यूजेबल कंडीशन में आ चुका है, और फिनिश गुड्स को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो अगर मैं वुड कहूं, वुड क्या है, रॉ मटेरियल है, और अगर मैं फर्नीचर कहूं, टेबल कहूं, चेयर कहूं, पोडियम कहूं, कोई भी फर्नीचर का आइटम कहूं, तो वो क्या है, फिनिश गुड्स। तो वो फर्नीचर को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है वो चेंज करते हैं ताकि वो यूजेबल बने, यूजेबल बनाने के लिए उसको उसका फॉर्म चेंज करना जरूरी होता है, क्लियर है। तो ऐसे दो बड़े बिजनेस होते हैं, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब ये चेन होती है, ठीक है। चेन कैसी होती है, जिसको आप वैल्यू चेन भी कहते हो, कि इसमें क्या होता है भाई, जो रॉ मटेरियल जो पूरी चेन है, रॉ मटेरियल कोई ना कोई बनाता होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करता होगा और फिर वो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरर को बेचता होगा, ठीक है। ये जो मैन्युफैक्चरर मैं कह रहा हूं, तो वो मैन्युफैक्चरर क्या बना रहा है, वो फिनिश गुड्स बना रहा है, तो वो रॉ मटेरियल को परचेज करेगा, ठीक है, उसमें फिर प्रोसेसिंग करेगा फैक्ट्री में, ठीक है, फैक्ट्री प्लांट या जो भी कहो, प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ता है, उसमें लेबर रखने पड़ते हैं, मशीनरी इक्विपमेंट्स आपको बहुत सारे लगेंगे, और उसकी मदद से आप उसका फॉर्म या स्ट्रक्चर चेंज करते हो बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। और फिर वो फिनिश गुड्स किसको बेचेगा बना के, वो बेचेगा होल सेलर्स को। अबे जो होल सेलर्स हैं ये ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, ये ट्रेडिंग वाला काम है, ठीक है। तो होल सेलर्स फिर बेचते हैं रीटेलर्स को, रीटेलर्स का भी काम क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है। ध्यान दो, ये लोग फॉर्म को चेंज नहीं कर रहे हैं, ये लोकेशन बदल रहे हैं, ये ट्रेडिंग बिजनेस है, ये भी एक ट्रेडिंग बिजनेस है, इनमें फॉर्म चेंज नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ लोकेशन बदलती है। और फिर रिटेलर्स जो हैं वो एक्चुअल कंज्यूमर्स, यानी कि आप और मेरे जैसे जो कंज्यूमर्स हैं उनको वो सेल करते हैं, और बस यहाँ चेन खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोडक्ट यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, इसके आगे अब कुछ नहीं होता। फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर चलते रहेगा, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, ये हैंड, तो वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर चलते रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये वैल्यू चेन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज है, और ये सारे टर्म्स आएंगे, रिटेलर्स, होलसेलर्स, ठीक है। होलसेलर्स का क्या टिपिकल फीचर होता है कि ये बल्क में लेते हैं, ठीक है, बल्क का बिजनेस होता है इनका, कि ये बल्क में परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से, और फिर छोटे छोटे क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में अलग 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 रिटेलर्स को अलग अलग गलियों में जाके बेचते हैं, ठीक है। और फिर ये रिटेलर्स क्या करते हैं, और स्मॉल क्वांटिटीज में, यूजेबल क्वांटिटीज में या कंज्यूमेबल क्वांटिटीज में कंज्यूमर्स को सेल करते हैं, क्लियर है। तो बेसिकली होलसेलर और रिटेलर दोनों ट्रेडर्स होते हैं, सेम खरीदते हैं, वो सेम चीज बेचते हैं, क्वांटिटी का बस डिफरेंस होता है, फॉर्म चेंज नहीं होता है, प्लेस चेंज होता है, प्लेस चेंज होता है, ठीक है। विद इन द सिटी भी प्लेस चेंज हो सकती है, या इंटर सिटी भी हो सकता है, इंटर स्टेट भी हो सकता है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज कॉमर्स, दिस इज कॉमर्स, दिस इज बिजनेस, ठीक है, क्लियर है। अब सर्विसेज का इसमें रोल आता है, ठीक है। सर्विसेज भी मैं कहूंगा बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज अलग होती हैं, पर्सनल, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान से रिलेटेड भी सर्विसेज होती हैं जिनका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो बिजनेस रिलेटेड कुछ सर्विसेज होती हैं, ठीक है। बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज क्या हो सकती हैं, बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज क्या हो सकती हैं, इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस, गुड्स का अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हो, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रहे हो, मशीन्स का इंश्योरेंस करा रहे हो, एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करा रहे हो, तो ये एक बिजनेस रिलेटेड सर्विस हो जाएगी। फिर है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, गुड्स को इधर से उधर आप मूव कर रहे हो, तो ट्रांसपोर्ट की आपको सर्विस लगती है।
और उसका आप जो पैसा भरते हो उसको कहते हैं फ्रेट। वर्ड्स पे ध्यान देते जाओ, साइंस वाले हो लिखते जाओ, लिखते जाओ जो जो मैं बोलते जा रहा हूं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की सर्विस अगर आप ले रहे हो तो जो पैसा आप उसको देते हो ट्रांसपोर्टर को, उसको कहते हैं फ्रेट, ठीक है, भाड़ा, फ्रेट, ठीक है। इंश्योरेंस, फ्रेट, पैकिंग सर्विस, ठीक है, पैकेजिंग, पैकिंग सर्विस भी होती है। फिर आपका पैकिंग, लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है, गुड्स आप लेते हो, ट्रकों में भर के आता है, तो वहां से वो लोड होता है। जब आप माल चढ़ा रहे हो, ठीक है, जब आप माल व्हीकल में चढ़ा रहे हो तो उसको कहते हैं लोडिंग, ठीक है। जो बेच रहा है वो लोड करके गुड्स को भेजता है, और जो बायर है फिर वो अपने प्रीमाइसेस में उसको अनलोड करता है, ठीक है। बेसिकली वो लेबर चार्जेस होते हैं, जो लेबर लोड करते हैं वो लेबर चार्जेस लेते हैं, उसको लोडिंग चार्जेस कहते हैं। और फिर यहाँ जो बायर है वो अपने लेबर्स के थ्रू उसको अनलोड कर देता है, तो वो गुड्स को निकाल के जहां स्टोर करना है वहां रखने तक के जो लेबर चार्जेस होते हैं उसको आप कहते हो अनलोडिंग चार्जेस, ठीक है। फिर आप रेंट पे चीजें ले सकते हो, ठीक है, रेंट या उसको आप कहोगे लीज, ठीक है, रेंट और लीज कहते हैं। भाड़े पे आप एसेट्स को ले सकते हो, बिल्डिंग आप खुद की भी ले सकते हो बिजनेस करने के लिए, या बिजनेस के लिए आप बिल्डिंग हायर कर सकते हो, भाड़े पे ले सकते हो, उसको रेंट कहते हैं, ठीक है। वैसे इक्विपमेंट्स, मशीनरी, फर्नीचर, सारे एसेट्स, जो भी चीज आप खरीद सकते हो वो चीजें रेंट पे भी मिलती हैं। अभी आपका चॉइस है, आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज आप खरीद लोगे और कौन सी चीजें आप हायर करके बिजनेस के लिए यूज करोगे, ठीक है। तो रेंट भी एक सर्विस है, किसी और के रिसोर्सेस, किसी और का बिल्डिंग, किसी और का एसेट, किसी और का पैसा, ठीक है, पैसा भी आ सकता है, इंटरेस्ट, किसी और का पैसा अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको जो आप रिटर्न देते हो, पैसा देते हो यूज करने के लिए, यूज करने के बदले में उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट पे होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, सर्विस दी जा रही है। कोई आपको अपनी बिल्डिंग यूज करने के लिए दे रहा है, कोई आपको अपना पैसा यूज करने के लिए दे रहा है, कोई आपके लिए कोई गुड्स में कुछ सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस दे रहा है, ट्रांसपोर्ट दे रहा है, पैकिंग अनपैकिंग या लोडिंग अनलोडिंग दे रहा है, ठीक है। तो ये सारे बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज होते हैं, ठीक है। एक एक करके आते जाएगा, बताऊंगा मैं आपको। फिर और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं भाई, अकाउंटिंग सर्विस, ठीक है, अकाउंटेंट आप रखोगे तो वो भी सर्विस ही है। अकाउंटिंग सर्विस, लीगल सर्विस, प्रोफेशनल से आप कुछ ना कुछ कंसल्टेंसी लोगे तो प्रोफेशनल सर्विसेज भी आपको लेनी पड़ेगी, कि कंपनी कैसे बनानी है, कंपनी सेक्रेटरी के पास आप जाओगे, ठीक है, तो वो आपको कंपनी बना के देगा, तो वो भी एक सर्विस है, प्रोफेशनल सर्विस है। ट्रेडमार्क आपको रजिस्टर करना है, ठीक है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये रजिस्ट्रेशंस आपको करने हैं, तो ये भी आपको प्रोफेशनल से सर्विसेज लेने होंगे। फिर आपको नाम अपना रजिस्टर करना है, बहुत सारे ऐसे लीगल या प्रोफेशनल सर्विसेज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो आप सर्विसेज ले लोगे बाहर से, ठीक है। तो ये सारे सर्विसेज होते हैं जो बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं और बिजनेस वालों को आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है। और फिर कुछ एंड कंज्यूमर से रिलेटेड होता है, ठीक है, पर्सनल मैं उसको कहूंगा। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, अब हॉस्पिटल्स बिजनेस के लिए भी हो सकते हैं, मतलब जैसे मैं पर्सनल लेवल पे कुछ ऑपरेशन करा रहा हूं तो इसका मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, ये मेरी पर्सनल इंजरी है, पर्सनल एक्सपेंस है, मैं खुद हॉस्पिटल में जा रहा हूं पर्सनल लेवल पे, तो मेरा जो कोचिंग बिजनेस है उसका कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? अगर आप एम्प्लॉय का करवा रहे हो और पैसा आपका एम्प्लॉयर भर रहा है, कंपनी भर रही है, तो वो बिजनेस से रिलेटेड आ जाएगी, समझ रहे हो? एक ही चीज बिजनेस भी हो सकती है, एक ही चीज पर्सनल भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप यूज कहां कर रहे हो। अगर वो सर्विस बिजनेस के लिए यूज हो रही है, उसका बेनिफिट बिजनेस ले रहा है, तो वो बिजनेस रिलेटेड सर्विस आ जाएगी, उसका खर्चा जो है वो बिजनेस में डाला जाएगा। और अगर कोई सर्विस है जो आप पर्सनली कंज्यूम कर रहे हो, जैसे आप घूमने गए हो, ट्रैवलिंग करने गए हो, पर्सनल लीजर, तो वो तो पर्सनल हो गया ना, वो बिजनेस रिलेटेड नहीं आएगा। पर अगर आप बिजनेस के काम से गए हो, क्लाइंट से मिलने गए हो, कोई एसेट खरीदना है, कोई चीज खरीदनी है, उसके लिए आप बाहर गए हो, परचेसिंग के लिए गए हो, सेलिंग के लिए गए हो, लोन लेने के लिए गए हो, कोई भी चीज के लिए अगर आप बिजनेस से रिलेटेड जा रहे हो तो वो सारा ट्रैवलिंग भी क्या आएगा, बिजनेस रिलेटेड माना जाएगा। और अगर आप घूमने जा रहे हो, उसका कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, तो पर्सनल माना जाएगा। क्लियर है? फिर सेम रेंट भी है, बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज का रेंट है तो बिजनेस में आएगा,
और जहां आप रहते हो आपका घर वो रेंट पे है, आपका घर रेंट पे है, ठीक है। मुंबई में बड़ी सिटीज में सब रेंट पे ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपका वो पर्सनल घर है, आप वहां रहते हो, उसमें कोई बिजनेस का रिलेशन नहीं है, तो वो रेंट की सर्विस फिर कहां आएगी? पर्सनल में आएगी। क्लियर है? तो मतलब सर्विस से आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे। सर्विस का नाम सुन के आप क्लियरली ये नहीं कह सकते हो कि ये बिजनेस है या पर्सनल है, ठीक है। उसका यूज क्या है, उसका बेनिफिट किसने लिया है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यूजुअली ये जो होता है, यूजुअली हॉस्पिटल यूजुअली पर्सनल माना जाएगा, ठीक है। फिर जो ट्रैवलिंग होती है लीजर के लिए, घूमने जा रहे हो, ठीक है, वो भी पर्सनल मानी जाती है, ठीक है। आप खाना खाने गए हो, फूड, ठीक है, नाइट लाइफ एंजॉय करने गए हो, ठीक है, वो सब खर्चे, सारे जो खर्चे होते हैं ना, पार्टी करने चलते हैं, ट्रैवलिंग करने चलते हैं, खाने पीने, पब, ये सब पर्सनल एक्सपेंस में नॉर्मली ये आता है, ठीक है। क्लियर है? तो इस टाइप का आपका ये पूरा फील्ड है, ये आप कॉमर्स में पढ़ने वाले हो। क्लियर है? यहां तक, यहां तक क्लियर है? ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में कि हम क्या कर रहे हैं? अब मैं कह रहा हूं कि लिखते जाना, मैं स्क्रीन देते जाऊंगा आपको, स्क्रीन देते जाऊंगा, आप लिखते जाना, जो भी साइंस वाले हैं भैया लिखते जाना, बस गाड़ी रुकेगी नहीं, लिखते जाओ। चलो लिख लो, ठीक है। पॉज करके अच्छे से बना लेना, ठीक है। पॉज करते रहना पड़ेगा आपको, जब भी मैं स्क्रीन दूंगा आपको लिखने के लिए, आपको पॉज करना है और आराम से लिखते बैठना है, ठीक है। मैं 5-6 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स के लिए बस पॉज करूंगा, मतलब रुकूंगा आपके लिए, ठीक है। स्क्रीन आपको फिर लिखते जाना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे? ठीक है, चलो। तो अब, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अकाउंटिंग की नीड पे आते हैं, ठीक है, कि जो पर्सन ये बिजनेस कर रहा है, ठीक है, ये जो पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, जिसको आप कहोगे ओनर, ठीक है, ये जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, जो ये पैसा लगा के ये सारे बिजनेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा है, ट्रेडर का बिजनेस कर रहा है, अब ट्रेडर का बिजनेस एज अ होलसेलर कर रहा है, एज अ रिटेलर कर रहा है, या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो भी पर्सन कोई भी टाइप का बिजनेस कर रहा है, अब वो, जब भी कोई आप बिजनेस करते हो, बिजनेस का मुझे बताओ मोटिव क्या होता है, ठीक है, बिजनेस क्यों करते हैं? तो बिजनेस का अल्टीमेट मोटिव होता है प्रॉफिट, जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये आप पढ़ोगे कि ये नॉर्मली यूजुअल सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस क्यों करते हैं, ताकि हम प्रॉफिट कमाएं, और हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाएं। अगर आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर ही नहीं रहे हो तो वो बिजनेस ही नहीं कहलाता, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, एनपीओ, ठीक है। तो बिजनेस की पहचान ही है प्रॉफिट, बिजनेस की पहचान ही होती है कि वो प्रॉफिट के लिए है, प्रॉफिटरिंग के लिए आप वो एक्टिविटी कर रहे हो, तभी उसको बिजनेस माना जाता है। क्लियर है? तो आपको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। अब आप जब बिजनेस करोगे, आप जब ओनर की तरह बिजनेस करोगे, ठीक है, आप सारे डिसीजंस लोगे, आप बिजनेस को चलाओगे, आप खरीदोगे, प्रोसेसिंग करवाओगे, बेचोगे, सब आप एक्टिविटीज पूरा करोगे, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द डे आपको पता कैसे चलेगा कि आपने प्रॉफिट कितना कमाया है? सोच के देखो, कोई भी आपका फादर का बिजनेस होगा, आपका फैमिली बिजनेस होगा, या इवन एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप प्रैक्टिस करने चले गए, सपोज सीएस बन गए और सीएस की प्रैक्टिस कर रहे हो। अब प्रैक्टिस में भी जब क्या होगा, वो सर्विस में आएगा, सर्विस सेक्टर में आप आ जाओगे, पर है तो बिजनेस ही ना, प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्लाइंट से पैसे मिलते जाएंगे, और आपके जो भी प्रैक्टिस के ऑफिस के जो भी खर्चे हैं वो आपके एक्सपेंसेस होंगे, और आप प्रॉफिट निकालोगे, मतलब निकालना पड़ेगा ना। समझ रहे हो? जब आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हो, आप खुद हिसाब किताब थोड़ी इतना रख पाओगे, डे टू डे इतने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इतना सारा खर्चा होता है, क्या ये मेमोरी में याद रख के आप ओरली कर पाओगे?
पॉसिबल ही नहीं है। जैसे जैसे आप स्केल करोगे, बहुत ही छोटा बिजनेस है, नया बिजनेस है, 2-4 ही ट्रांजेक्शन है, तो आप ओरली कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे आपके ट्रांजेक्शन्स बढ़ते हैं, बड़े लेवल पे आप बिजनेस करते हो, आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करानी पड़ती है, हिसाब किताब प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपने रियल प्रॉफिट कितना कमाया है। आए को समझ में? तो यहां से डायरेक्शन बदल रहा है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो 100% आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, और 100% आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी। बिजनेस चलाने वाले को कुछ इंफॉर्मेशन की नीड होती है, ठीक है? यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? जो बिजनेसमैन है, जो ओनर है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशनल नीड्स होती हैं। अब ये इंफॉर्मेशनल नीड्स क्या है कि बिजनेस जब आप कर रहे होते हो, बिजनेस करने में मेन चीज क्या होती है? बिजनेस करने में मेन चीज होती है डिसीजन लेना। आपको डिसीजन लेने होते हैं। पहला डिसीजन होता है कि बिजनेस करना है कि नहीं, ठीक है? बिजनेस करूं या नहीं करूं, या जॉब कर लूं। बिजनेस करना है, ये भी एक डिसीजन है अपने आप में। तो आपने पहला डिसीजन लिया है कि बिजनेस करना है। अब बिजनेस करना है तो किसका करना है, कहां करना है? छोटे लेवल पे करना है, बड़े लेवल पे करना है, एज अ होलसेलर करना है, रिटेलर करना है, ट्रेडर करना है, मैन्युफैक्चरर करना है, क्या करना है? मतलब आप वो वैल्यू चेन में कहां जाना चाहते हो, वो भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, ठीक है? फिर उसमें जब आप वो बिजनेस करोगे, सिलेक्ट हो गया सपोज कि ये बिजनेस करना है, इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना है, फिर वहां से और डिसीजन स्टार्ट होगा कि इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, बिल्डिंग खुद लूं या भाड़े पे ले लूं, ठीक है? पूरा प्रोजेक्ट क्या होगा, कितना स्पेस लगेगा, एरिया क्या होगा, कौन से एरिया में मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप करूं, मैं प्लांट करूं। समझ रहे हो? ऐसे एक 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 एक, एक चूज डिसीजन लेते जाना पड़ेगा आपको कि लूं कि रेंट पे लूं, एम्प्लॉयज कितने लगेंगे, सब इंफॉर्मेशन लगती है आपको। ऐसे ही थोड़ी आप गट फीलिंग से सारे थोड़ी डिसीजन ले लोगे। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो गट फीलिंग से या आपके जो पर्सनल नॉलेज है उसके हिसाब से ली जाती है, बट काफी सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन की नीड होती है। इंफॉर्मेशन देख के, स्टडी करके आपको पता करना होता है कि मैं क्या डिसीजन लूं। फिर रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो कहां से करूं, कितना करूं, क्वांटिटी क्या, प्राइस पे करूं, यहां तक कैसे लाऊंगा, बरोबर है? बहुत ये डिसीजंस होते हैं छोटे छोटे जो आपको डे टू डे बिजनेसमैन को लेने होते हैं। तो यहां से नीड जनरेट होती है इंफॉर्मेशन की, कि इंफॉर्मेशन लगती है आपको। इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप काफी सारे डिसीजंस लेते हो, और वो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग करने के बाद ही आती है। आए कुछ समझ में? यहां से अकाउंटिंग की नीड अराइज होती है, ठीक है? तो सबसे पहला जो आपका नीड है कि भैया मुझे प्रॉफिट या लॉस पता करना है, ठीक है? सबसे पहला जो नीड है, प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, ठीक है? उसका कैलकुलेशन ये आपको करना है, आपको पता करना है, ठीक है? कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। साल भर जो मैं इतना काम कर रहा हूं, जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, डे टू डे खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, इतना सारा जो मैं मेहनत कर रहा हूं, एट द एंड ऑफ द डे मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। समझ रहे हो? ये एक्टिविटी मैं कंटिन्यू करूं, इसको स्केल अप करूं या बंद कर दूं, तो ये डिपेंड करता है ना मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसको और बढ़ाऊंगा, उसमें और ज्यादा पैसा लगाऊंगा, उसके ब्रांचेस ओपन करूंगा, उसको एक्सपांड करूंगा। और अगर लॉस हो रहा है तो उसको मैं बंद कर दूंगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट और लॉस बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है जो आपको डिसीजन लेने के लिए लगता है कि मैं एक्सपांड करूं या उसको बंद कर दूं, ठीक है? फिर आपको डे टू डे बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगती है कि भाई कितना पैसा है जो मुझे पेबल है, मतलब मुझे कौन कौन से इंसान को कब कब कितना पैसा देना है, ठीक है? पेबल्स कहते हैं उसको, ठीक है? तो आपको किसको किसको पैसा देना होता है? एक होता है क्रेडिटर। अगर आप गुड्स खरीद रहे हो, ठीक है, अगर आप गुड्स को परचेज कर रहे हो, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, तो जो इंसान से आप खरीदते हो वो होता है सप्लायर। सप्लायर कहते हैं उसको नॉर्मली। और जब उसको अकाउंटिंग में आप रिकॉर्ड करते हो उसको कहते हैं क्रेडिटर। जिनसे उधारी में आपने गुड्स खरीदे हैं, जिनसे आपने उधारी में क्रेडिट पे आपने गुड्स खरीदे हैं, उस पर्सन को कहते हैं क्रेडिटर। क्लियर है? तो गुड्स जब आप खरीदते हो, ठीक है, यहां जो मैंने बताया ना, रॉ मटेरियल आप परचेज करोगे, परचेज। अब परचेज परचेज हर जगह मैंने परचेज परचेज लिखा हुआ है, ठीक है? परचेज जब भी आप कोई चीज करते हो उसमें दो आपके पास चॉइस होती है। या तो आप सीधे सीधे कैश में खरीद सकते हो, कैश या बैंक, ठीक है? मतलब पूरा पैसा आप आज दे सकते हो कैश से या चेक से या फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस, सब जो भी है, यूपीआई,
तो कोई भी तरीका, मतलब मॉनेटरी फॉर्म में आज के आज पूरा पैसा देके आप कोई भी चीज को खरीद सकते हो, ये एक तरीका होता है। और दूसरा होता है सर क्रेडिट पे, कि मैं आज पैसा नहीं दूंगा, मैं कुछ समय के बाद दूंगा, 30 डेज बाद, 60 डेज बाद, 90 डेज बाद, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। तो ऐसे दो टाइप के परचेस करने के तरीके होते हैं, या तो आप कैश में परचेस करते हो या तो आप क्रेडिट में परचेस करते हो। अब कैश में परचेस कर लिया तो बात खत्म, उसने आपको गुड्स दे दिए, आपने उसको पैसा दे दिया, ट्रांजैक्शन खत्म, कुछ और बाकी नहीं है। गुड्स आपको मिल गए हैं, उसको पैसे मिल गए हैं, ट्रांजैक्शन खत्म, ठीक है, फ्यूचर का कुछ है नहीं। लेकिन जब आप क्रेडिट पे खरीदते हो, क्रेडिट पे खरीदने का क्या मतलब होता है कि गुड्स आपको आज ही मिल गए हैं, समझो बात को साइंस वाले, गुड्स आपको आज मिल गए हैं पर आप पैसे उसको बाद में दोगे, मतलब आपके तरफ से कुछ परफॉर्मेंस बाकी है। आपको गुड्स तो मिल गए हैं पर आपने अभी तक पैसे दिए ही नहीं है, आपको पैसा देना बाकी है, उसको कहते हैं पेबल्स, ठीक है। तो यहां पे उस इंसान का नाम मेंशन करना जरूरी होता है जिसको पैसा देना बाकी है, और उसको आप कहते हो क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिट पे अगर आप परचेस कर रहे हो, क्रेडिट पे अगर आप परचेस कर रहे हो तो उसको कहते हैं क्रेडिटर, ठीक है। तो किसको कितना कब पैसा देना है, ये भी एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होती है जो डे टू डे बिजनेस करने के लिए ओनर को लगती है। सेम होता है इसी का उल्टा रिसीवेबल्स, कि कहां कहां से कितना पैसा आने वाला है, कितना कितना कहां से पैसा आने वाला है, क्योंकि ये जो आने वाला है इसी को यूज करके आप पे करोगे ना, घर से थोड़ी लाओगे। अरे भाई बिजनेस से जो पैसे आने वाले हैं उसी से आप बिजनेस के खर्चे पे करोगे ना, कैश तो बिजनेस के अंदर ही रोटेट होगी, बार बार क्या जेब से घर से जाके लाओगे क्या पैसे। तो ये जानकारी बहुत टाइम टू टाइम आपको लगती है ताकि आप उसको मैच कर पाओ कि चलो यहां से 15 दिन बाद पैसे आएंगे और यही पैसे मैं 15 दिन बाद इसको दे दूंगा। रोलिंग कैश की रोलिंग होती है ना, यहां से आएगा यहां दे देंगे, हमको बस टाइमिंग और अमाउंट मैच करना होता है कि यहां से आएगा, इस मिस्टर ए से आएगा और यही पैसा मिस्टर बी को दे देंगे, तो कहीं अपने जेब से लाने की जरूरत नहीं है। और जहां ऐसा नहीं हुआ कि कहीं देने हैं पर आना है ही नहीं, न जेब में पड़े हैं, तो फिर लोन लेना पड़ेगा या घर से और लागत लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो ये सब आपको डे टू डे प्लानिंग करने के लिए, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगती है, ठीक है। अब जिनसे पैसा आना होता है उसको कहते हैं डेटर, जिनको आपने क्रेडिट पे गुड्स को सेल किया है, ठीक है। तो जब भी आप गुड्स बेचते हो, ठीक है, रॉ मटेरियल वाला किसको गुड्स बेच रहा है, रॉ मटेरियल वाला किसको गुड्स सेल कर रहा है, फिनिश गुड्स को, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरर को। फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरर किसको सेल कर रहा है, होलसेलर को। होलसेलर किसको सेल कर रहा है, रिटेलर को। और रिटेलर किसको सेल कर रहा है, कंज्यूमर को। क्लियर है। तो हर इंसान कोई ना कोई दूसरे इंसान से खरीद रहा है और उसको बना के या एज इट इज किसी न किसी को बेच रहा है, ठीक है। अब जब आप बेचोगे, जब आप सेल करोगे तो उसमें भी सेम होता है, दो चॉइसेस हैं, दो तरीके हैं, दो मोड्स हैं। एक है कैश में, ठीक है, तुरंत पैसे आपको मिल जाएंगे, या आप क्रेडिट में भी बेच सकते हो, कस्टमर्स को क्रेडिट पे उधारी में भी गुड्स को बेच सकते हो कि आपको पैसे 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 30 डेज बाद मिलेंगे, ठीक है। तो उस इंसान का नाम रिकॉर्ड करना पड़ता है जिनसे आपको पैसा मिलना बाकी है, ठीक है। तो उस कस्टमर को अपन अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेटर्स, ठीक है। तो डेटर कौन है, ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको आपने गुड्स सेल किए हैं ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो वहां से पैसा मिलना बाकी होता है, ठीक है। तो ये डे टू डे आपके इंफॉर्मेशन आपको इसकी लगती है। फिर आपको बार बार ये पता करना होता है कि भाई कैश इन हैंड कितनी है, गिन भी सकते हो बार बार, लेकिन अकाउंटिंग से भी निकल जाता है, ठीक है। फिर एक होता है कि भाई क्या क्या मैं ओन करता हूं, क्या क्या मेरे एसेट्स हैं, उसको कहते हैं एसेट्स। क्या क्या मैं खुद ओन करता हूं, जैसे बिल्डिंग है, खरीद ली है तो मैं ओन करता हूं। ऐसे मैं अलग 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 बहुत सारे एसेट्स लेता हूं, फर्नीचर लिया, मशीनरी लिया, इक्विपमेंट लिया, एसी लिया, टीवी लिया, व्हीकल लिया, कंप्यूटर लिया, सॉफ्टवेयर लिए, तो ये सब मेरे एसेट्स हैं। ये मैं कब तक याद रखूंगा, समझ रहे हो, याद रखने वाली चीजें नहीं है, इसका भी हिसाब किताब रखना पड़ता है। और एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आपको पता करना है कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं, मैं क्या क्या ओन करता हूं, मेरा नेटवर्थ क्या है, तो ये यहां से आप पता कर सकते हो, ठीक है। और फिर है मेरी क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज क्या क्या मैं ओव करता हूं, ठीक है, लॉन्ग टर्म।
ये पेबल भी वही होता है, लेकिन पेबल मतलब इमीडिएट, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, इमीडिएटली मुझे क्या क्या देना है। और ये लाइबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद मुझे कहाँ कहाँ कब कब कितना पैसा देना है। ठीक है, तो क्या क्या मैं ओन करता हूं, क्या क्या मैं ओव करता हूं, ये भी आपको पता करना होता है। और इन्हीं दोनों के मदद से आप पता कर सकते हो कि आपका नेटवर्थ कितना है, आपकी वैल्यू कितनी है, आपके बिजनेस के ओनर की वैल्यू कितनी है, नेटवर्थ कितना है। ठीक है, फिर इसमें लिस्ट बहुत लंबी है। फिर आपको टैक्सेस लगते हैं, गुड्स सर्विसेज में आप जाते हो तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। तो आपको हर महीने ये पता करना होगा, भैया मुझे जीएसटी कितना भरना है, अकाउंटिंग से ही पता चलता है, जीएसटी पेबल। फिर आपको साल के आखिरी में पता करना होगा कि मुझे इनकम टैक्स कितना भरना है, इनकम टैक्स पेबल। आ रहा है ख्याल में? तो ये सारा जो है अकाउंटिंग से ही डेटा जनरेट होता है, वहीं से डेटा यूज करके सारे फिगर्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है, छोटे 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 बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो डिसीजन लेने के लिए आपको इंफॉर्मेशन लगती है, और उसी को यूज करके आप डे टू डे बिजनेस स्मूथली कंडक्ट करते हो। ठीक है, तो यहां से आपका नीड अराइज होती है। ठीक है, ये अकाउंटिंग की नीड है, ये सब जानकारी ओनर को चाहिए होती है, जिसके वजह से वो अकाउंटिंग करवाता है, हिसाब किताब करवाता है अपने ट्रांजैक्शंस का, जो भी वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है उसकी सारी अकाउंटिंग हिसाब किताब करवाता है, और उससे उसको पता चलता है कि क्या चल रहा है, प्रॉफिट है, लॉस है, क्या करना है, कहाँ देना है, कहाँ से आने वाला है। वो डे टू डे अपने ऑपरेशंस को स्मूथली कैरी आउट कर सकता है। ठीक है, लिखो लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक टिपिकल बिजनेस में क्या होता है, ठीक है, मैं एक आपको फ्लो बता देता हूं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अकाउंटिंग जो होती है, ठीक है, अकाउंटिंग जो होती है, अकाउंटिंग किसकी होती है? अकाउंटिंग होती है ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो एक बिजनेस में हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की अकाउंटिंग हो रही है, और बिजनेस में भी किसकी अकाउंटिंग हो रही है? ट्रांजैक्शन या इवेंट्स की। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन इवेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो ये बिजनेस के टाइप पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं एक टिपिकल ट्रेडिंग बिजनेस की बात करूं, ठीक है, तो वो क्या करता है बोलो? ट्रेडर, एक ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है? ट्रेडिंग वाला जो है सबसे पहले लागत लगाएगा, ठीक है, पैसे जेब से पहले लगाएगा, क्योंकि उसको एक सेटअप चाहिए। ट्रेडर भी क्या है, दुकान तो चाहिए ना, शॉप, बिल्डिंग तो लगेगी, फर्नीचर लगेगा, एम्प्लॉयज लगेंगे, कंप्यूटर लगेगा या व्हीकल लगेगी, समझ रहे हो? कुछ फिजिकल चीज़ों की नीड होती है बिजनेस करने के लिए, एसेट्स कहते हैं उसको। तो कुछ एसेट्स की नीड होती है। अब वो पैसा उसके लिए जो लगेगा वो कहाँ से लाओगे? मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अब आपको अपने जेब से लाते हो, अपने घर से लाते हो, माँ बाप से लोगे, या पुरानी कुछ सेविंग होगी, या जो भी है जहाँ से भी लाओगे। तो जब एक ओनर अपना पैसा लगाता है, बिजनेस में लाता है, बिजनेस पर्पस के लिए लाता है, उसको कहते हैं कैपिटल। ठीक है, इसको कहते हैं कैपिटल। तो आपको पहले कैपिटल लाना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल आप कैसे लाओगे? कैश में। आपके पास कैश पड़ी होगी, वो आप कैश इंट्रोड्यूस करो बिजनेस में, या आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा है तो वो चेक से ट्रांसफर कर दो बिजनेस के बैंक अकाउंट में। ठीक है, या आपके पास कुछ गुड्स पड़े हैं, वो भी आप बिजनेस में यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे पास फर्नीचर है, घर में ही पड़ा है, एक्स्ट्रा है, तो उसी को मैं अपने शॉप में यूज कर सकता हूँ। एसी पड़ी है घर पे, उसको मैं बिजनेस के प्रेमाइसेस पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। घर पे लैपटॉप है, वो मैं बिजनेस के लिए यूज कर सकता हूँ। घर के पंखे हैं, वो मैं निकाल के ऑफिस में यूज कर सकता हूँ, लाइटिंग यूज कर सकता हूँ, कुछ भी जो भी घर पे पर्सनल आपका एसेट है वो आप बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। उसको क्या माना जाएगा? कैपिटल। ओनर जब घर से कोई भी चीज लाता है, कैश लाए, बैंक बैलेंस ट्रांसफर करे, गुड्स लाए, एसेट्स लाए,
वो सब क्या रिकॉर्ड होता है? कैपिटल, उसकी लागत, ठीक है, कैपिटल कहेंगे उसको। तो गुड्स हैं, एसेट्स हैं, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लागत लाओगे, ठीक है, और उसको यूज करके आप पूरा जो सेटअप लगता है, ठीक है, आप सेटअप करोगे। सेटअप करोगे मतलब आप बिल्डिंग खरीद लोगे या भाड़े पे ले लोगे, जो भी है, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है। बिजनेस में आप सोचो कि एक ट्रेडर को क्या लगेगा? बिल्डिंग लगेगा, फर्नीचर लगेगा, ठीक है, और क्या लगेगा? मशीनरी तो लगती नहीं है उसको, इक्विपमेंट भी नहीं लगता है, ठीक है। लैपटॉप वैपटॉप या कंप्यूटर लग सकता है आज की डेट में, लैपटॉप और कंप्यूटर। फिर बिजनेस करने के लिए कोई ना कोई आपको व्हीकल भी लगेगी। बड़ा ट्रेडर है तो भैया एसी भी लगाएगा, ठीक है। फिर और क्या लग सकता है? रेफ्रिजरेटर भी लग सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। इन्वर्टर, ठीक है। और क्या एसेट्स लगेंगे सोच के देखो, आप इमेजिन करो कोई ट्रेडिंग बिजनेस पे अगर आप फिजिकली जाके कभी विजिट किए हो, कोई चीज़ खरीदने गए हो, हार्डवेयर की दुकान पे गए हो, कहीं भी, पता नहीं कितने शॉप्स पे आप डेली जाते हो, बस ऑब्जर्व करना है, बस ऑब्जर्व करना है। अब आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो, आपको ऑब्जर्व करना है और वो आपको हेल्प करेगा विजुअलाइज करने में, ठीक है। तो ये सारे एसेट्स आप खरीदोगे, ठीक है, आपका कैपिटल यहाँ पे जाएगा। फिर अब पैसा कम पड़ रहा है तो आप लोन ले लोगे, ठीक है, लोन ले लोगे रिलेटिव से, ठीक है, रिलेटिव से लोन ले लोगे। रिलेटिव नहीं दे रहा है तो फ्रेंड से ले लोगे। फ्रेंड्स भी नहीं दे रहे हैं तो फिर आप बैंक बैंक या एनबीएफसी या कोई ना कोई, ठीक है, फाइनेंसर से आप अप्रोच करोगे। एनबीएफसी या कोई भी लेंडर आपके एरिया में है, कोई रिनोन पर्सन है, पहचान का है, आपके समाज का है, जो भी है, तो 1 to 1 आप प्राइवेटली पर्सनली लोन ले सकते हो, ठीक है। ये सब हो गया, तो इससे क्या हो गया? बिजनेस का सेटअप डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। कुछ पैसा आप जेब से लाए, कैपिटल, और कुछ आप बाहर से लाए, उसको कहते हैं लोन, बोरोइंग्स, ठीक है, लोन्स या बोरोइंग्स कहते हैं उसको। तो इससे आपने पूरा सेटअप बना लिया, बिल्डिंग ले ली, फर्नीचर ले लिया, लैपटॉप कंप्यूटर की नीड होगी वो भी ले लिया, व्हीकल की नीड होगी, एसी, रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर, सब जो भी आपको लगता होगा आपने सब ले लिया, ठीक है। फिर बिजनेस का नाम सोचना, रजिस्टर कराना है तो रजिस्टर करना, बिजनेस का जो लीगल स्ट्रक्चर है वो भी डिसाइड करना होता है, जो आप एसबीईसी में पढ़ोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, उसमें भी ओपीसी, प्राइवेट पब्लिक जो भी है, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं वो आपको सोचने होंगे, क्या स्ट्रक्चर में आपको बनाना है, उसका जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, प्रोफेशनल्स या लॉयर्स की जो मदद आपको लेनी पड़ेगी। कंपनी बना रहे हो तो कंपनी सेक्रेटरी को आपको हायर करके उससे सर्विसेज लेनी होंगी, ठीक है। वो सब साइड में चलते रहेगा, ठीक है। पूरा सेटअप आप पहले लगा लोगे और फिर एडवर्टाइजिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी कि भाई ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, सब इनॉग्रेशन रखेंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, रिलेटिव को बुलाएंगे, सब वो सब हो जाएगा। और उसके बाद आप सबसे पहला ट्रांजैक्शन करोगे परचेसिंग, कि आप परचेस करोगे, ठीक है, परचेसिंग ऑफ गुड्स। अब जो भी प्रोडक्ट में आप डील करोगे, जो भी प्रोडक्ट में आप डील करोगे, डील करोगे का मतलब क्या है? खरीद के बेचोगे, ट्रेडिंग करोगे जिस भी चीज की, वो चीज कोई भी हो सकती है, उसका जो नेचर होगा आपके लिए वो होगा गुड्स, ठीक है। गुड्स, जो भी चीज आप बाय कर रहे हो, बाय कर रहे हो और उसको आप सेल करते हो, ठीक है, ये आपका डे टू डे बिजनेस है। तो वो जो चीज है जिसको आप बाय सेल कर रहे हो उसको आप क्या बुलाओगे? गुड्स। अब गुड्स कुछ भी हो सकता है। अगर आपका बिजनेस फर्नीचर खरीद के फर्नीचर बेचने का होगा तो सोच के देखो, थोड़ा इमेजिन करो, आपका बिजनेस ही क्या है? फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर बेचना। तो आपके लिए फर्नीचर क्या होगा? तब वो फर्नीचर आपके लिए गुड्स माना जाएगा, क्योंकि आप उसमें डील करते हो, उसको खरीद के बेचते हो। फिर अगर आप हार्डवेयर बिजनेस करते हो तो हार्डवेयर के जो आइटम्स हैं वो आपके लिए क्या हो जाएंगे? गुड्स। अगर आप एसी के डीलर हो, एसी खरीद के एसी बेचते हो तो एसी आपके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। आप प्रॉपर्टी डीलर हो, प्रॉपर्टी खरीद के प्रॉपर्टी बेचते हो, लैंड खरीद के लैंड बेचते हो, बिल्डिंग खरीद के बिल्डिंग बेचते हो, तो वो बिल्डिंग या लैंड आपके लिए क्या होगा? वो भी आपके लिए गुड्स हो जाएगा। मतलब गुड्स कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कोई भी चीज हो सकती है। बस उसको आप पहचानोगे कैसे? कि अगर आप उसको खरीद के बेच रहे हो, वो आपका डे टू डे बिजनेस है, तो वो चीज आपके लिए गुड्स कहलाएगी। क्लियर है? तो आप गुड्स खरीदोगे
और ऊपर सर ये जो हम बिल्डिंग खरीद रहे थे, फर्नीचर खरीद रहे थे, अब मुझे बताओ ये ऊपर ये जो आप खरीद रहे थे, आप ये क्यों खरीद रहे थे? इसका यूज क्या है? इसको आप यूज करोगे मतलब, ठीक है, इसका पर्पस क्या है? पर्पस है यूज करना। ये बिल्डिंग जो मैं ऊपर खरीद रहा हूं ये मैं बेचूंगा थोड़ी, ये तो मैं यूज करके इसके अंदर बिजनेस करूंगा। ये जो फर्नीचर खरीदूंगा इसको मैं यूज करके बिजनेस करने वाला हूं। ये जो लैपटॉप है मैं बिजनेस के लिए ले रहा हूं, मैं यूज करूंगा। व्हीकल में यूज करूंगा, एसी में यूज करूंगा, रेफ्रिजरेटर में यूज करूंगा। तो ये जो एसेट्स हैं इसमें इसका जो नेचर है, इसका जो पर्पस है वो क्या है? यूज करना। तो जब आप कोई चीज यूज करने के लिए खरीदते हो और उसकी लाइफ ज्यादा होती है, एक आध साल से ज्यादा होती है, जैसे एसी की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, फर्नीचर 1 साल से ज्यादा होती है, आपका बिल्डिंग है, कंप्यूटर्स है, ठीक है, सारे एसेट्स ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है? आप उसको यूज करने वाले हो। खरीदते समय आपके माइंड में क्या है कि मैं इसको यूज करने वाला हूं। खरीदते समय डिसाइडेड नहीं होता है कि मैं इसको बेचूंगा, ये आपका रोज का काम नहीं है। समझो बात को, कभी ना कभी तो इसको भी बेचेंगे ही। बिल्डिंग आप खरीद रहे हो सकता है 10 साल बाद बेच दो, पुरानी हो गई है, नई बिल्डिंग में शिफ्ट होनी है, मतलब ये भी एसेट्स कभी ना कभी बिकेंगे ही बिकेंगे। लेकिन खरीदते समय आपने इनको बेचने के लिए नहीं खरीदा था, समझ रहे हो? आपका पर्पस था यूज करना। अब जब आपका यूज कंप्लीट हो जाएगा, वो एसेट पुराना हो जाएगा, आपके कोई काम का ही नहीं रहेगा, तब तो आप बेचोगे ही ना। तो वो अलग है, वो अलग है, ठीक है, समझ रहे हो? तो जब आप यूज करने के लिए खरीदते हो और उसकी जो लाइफ है वो मोर देन 1 ईयर होती है, तो उसको आप कहते हो फिक्स्ड एसेट। उसको आप कहते हो फिक्स्ड एसेट, कि ये मेरा एसेट है और ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब लॉन्ग टर्म है, और इसको मैं बिजनेस में यूज करने वाला हूं, इसको यूज करके मैं बिजनेस करने वाला हूं, इसको मैं डे टू डे बेचूंगा नहीं, ठीक है। खरीद के बेचना ये मेरा इंटेंशन नहीं है, तो उसको मैं कहूंगा फिक्स्ड एसेट। और अगर कोई चीज है जो मैं खरीदते समय मुझे पता है कि मैं बेचूंगा, और ये मेरा बार बार रोज का काम है, मैं रोज खरीदता हूं रोज बेचता हूं, रोज खरीदता हूं रोज बेचता हूं, इंटेंशन खरीदते समय क्लियर होता है कि मैं इसको बेचूंगा, इसको मैं यूज करता ही नहीं हूं, तो उसको आप कहोगे गुड्स, ठीक है। तो इस सबसे बड़ा जो डिफरेंस है पहले आप क्लियर आउट कर लो, ठीक है। 11th-12th में भी काफी बच्चों को नहीं पता होता। तो कोई भी चीज हो सकती है, फर्नीचर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, फर्नीचर किसी पर्सन के लिए फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है, और वही फर्नीचर किसी दूसरे पर्सन के लिए गुड्स भी हो सकता है। तो आप नाम से याद नहीं कर सकते, आप उसका कर क्या रहे हो वो आप देखना है। अगर आप इसको रोज बेचते हो तो वो गुड्स हो जाएगा, और अगर आप उसको यूज करते हो बिजनेस में तो वो फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो पर्पस डिसाइड करता है कि कोई चीज आपके लिए फिक्स्ड एसेट है या कोई चीज आपके लिए गुड्स होगी। क्लियर है? आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो थ्रू आउट आपको यूज करना होगा, बेसिक है। चलो बढ़े आगे। तो ये एक प्रोसेस हो गया, हम गुड्स खरीदेंगे, ठीक है। फिर साइड बाय साइड बहुत सारे काम चलेंगे, ठीक है। साइड बाय साइड हमारा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है ताकि हमारा सेल्स लीड्स जनरेट हो, इंक्वायरीज आए, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स चल रही हैं, प्रोफेशनल से आप सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, ठीक है। फिर आप पूरा बिजनेस का सेटअप कर रहे हो, फिर आपने एम्प्लॉयज वगैरह हायर कर लिए, ठीक है। फिर साइड बाय साइड आप और क्या करोगे? ठीक है, बहुत सारी चीजें चलते रहेंगी, और फिर सेल्स चालू हो जाएगी, ठीक है। आप गुड्स को सेल करोगे, सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है। अब वो जो मैंने बताया, कैश में भी आप बेच सकते हो या आप क्रेडिट में भी बेच सकते हो। जिनको आप क्रेडिट में बेचोगे उनको आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे डेटर्स, ठीक है। और ये साइकिल चलते रहेगी, ठीक है। समझ रहे हो कि गुड्स खरीदा वो भी आप कैश या क्रेडिट में ले सकते हो, कैश में भी ले सकते हो, जो जेब से आपने पैसे लगाए थे उसी से पहली बार तो उसी में से ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और या फिर आप क्रेडिट पे ले सकते हो, ठीक है। और जिससे आप क्रेडिट पे लोगे उसको आप कहोगे क्रेडिटर। क्लियर है? तो आपने गुड्स खरीदे, बेचे, बेचने से फिर पैसे आएंगे, फिर उन पैसों का क्या करोगे? उनसे फिर गुड्स खरीदोगे, फिर बेचोगे, फिर खरीदोगे, फिर बेचोगे। ये आपका बिजनेस है, ठीक है। और ये जो चीज आप खरीद बेच रहे हो इसके प्राइसिंग में डिफरेंस होता है, कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने अगर कोई चीज 1000 में खरीदी तो पे तो 1000 ही करना है, पर मैं इसको 1200 में बेचूंगा।
तो मेरा 200 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट होगा, खरीद के बेचने में 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब ये 200 रुपए में से और पहले मैं एक्सपेंसेस भरूंगा, जो भी मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो सब एक्सपेंसेस मैं भर दूंगा, और फिर जो बचेगा वो होता है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे। तो ये रोलिंग आप समझो, रोलिंग चलते रहेगी। 1200 रुपए आए, थोड़ा बहुत खर्चा भर दिया, फिर जो बचेगा उससे परचेसिंग कर ली, तो ये रोटेशन आपकी चलते रहेगी। आप खरीदते रहोगे, बेचते रहोगे, खरीदते रहोगे, बेचते रहोगे। ठीक है? अब साइड बाय साइड क्या होगा, एक्सपेंसेस होते जाएंगे, यानी जो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो टाइम से रिलेटेड है, क्योंकि आप सर्विसेज ले रहे हो ना, बिजनेस करते 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 आप सर्विसेज ले रहे हो, तो उसका पैसा नहीं दोगे। अब बहुत सारे सर्विसेज ऐसे हैं जो टाइम से रिलेटेड होते हैं, तो वो मंथली बेसिस पे आपको भरना पड़ता है। जैसे कि आप एम्प्लॉयज से काम करवा रहे हो, तो उनको भैया सैलरी देनी पड़ेगी। आप बिल्डिंग अगर यूज कर रहे हो तो उसका भाड़ा देना पड़ेगा। अब या तो आपने खरीदा होगा या तो आप भाड़े पे लोगे, दोनों एक साथ नहीं होगा। काफी बच्चों के मन में होगा, सर बिल्डिंग तो ऊपर खरीद ली थी, फिर रेंट का खरीद ली है तो फिर रेंट नहीं आएगा, और अगर भाड़े पे ली थी तो रेंट आएगा। ठीक है? दोनों में से कोई एक चीज आएगा, या तो आप खरीदोगे या तो आप रेंट पे करोगे, दोनों एक साथ नहीं आ सकता। ठीक है? तो सैलरी भरेंगे, रेंट भरेंगे, फिर आपका इलेक्ट्रिक का बिल आएगा। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपने लिया होगा। ठीक है? सब मैं वही कह रहा हूँ, साइमल्टेनियसली वो चलते रहेगा। एम्प्लॉयज हायर करेंगे, टेलीफोन वगैरह का कनेक्शन लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेंगे। ठीक है? वो चलते रहता है पैरेलली। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आएंगे, फिर टेलीफोन के बिल आएंगे मंथली बेसिस पे। क्लियर है? फिर एडवर्टीजमेंट कराई होगी तो एडवर्टीजमेंट का भी मंथली बिल चलते रहता है, एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है? फिर लीगल फी होगी तो लीगल वाले का आएगा, सीएस का होगा तो प्रोफेशनल सर्विसेज का आपका बिल आएगा। ठीक है? अकाउंटिंग करवाओगे तो अकाउंटिंग वाले भी पैसे लेते रहेंगे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, जो भी होगा। ठीक है? अकाउंटिंग फीस। फिर आपका ट्रांसपोर्ट का जो मैंने बताया, ट्रांसपोर्ट का फ्रेट लगेगा, ट्रैवलिंग बिजनेस के लिए आप ट्रैवल भी करते हो तो ट्रैवलिंग के भी चार्जेस लगेंगे, पेट्रोल, फ्यूल। ठीक है? सब लगते रहता है। क्लियर है? और क्या बिजनेस में एक्सपेंसेस लगेंगे सोचो। स्टेशनरी। ठीक है? स्टेशनरी का खर्चा लगता है, पेन, पेंसिल, रबर, या आप बिल बिल प्रिंट करवाते हो, बिल बुक। ठीक है? बिल बुक, रिसीट बुक, विजिटिंग कार्ड। ठीक है? ये सब स्टेशनरी में आता है। पेन, स्टेपलर, पैकिंग का वो सब सब स्टेशनरी में आ जाता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है? तो ये सब आएगा एक्सेट्रा। तो ये सब मंथली बेसिस पे आपको खर्चे भरते रहने हैं, और ये साइकिल चलते रहेगी। खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, खर्चे भरते जाओ, और जो बच जाएगा वो आपका प्रॉफिट। ठीक है? तो ये नॉर्मल है। अब इसमें बहुत सारी और भी चीजें आएंगी। ठीक है? जैसे अब साथ साथ में क्या होगा, आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनको आपको पे करना है। ठीक है? क्रेडिटर्स को पे करना है साइड बाय साइड। फिर जो डेटर्स हैं उनसे पैसे कलेक्ट करने हैं साइड बाय साइड। ठीक है? क्लियर है? फिर जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आएगा, कि भाई एसेट्स जो खरीदे हैं महीने 2 महीने में, उसमें फिर मेंटेनेंस का खर्चा चालू हो जाएगा एडॉक बेसिस पे। ये मंथली बेसिस पे नहीं आता ना, एडॉक बेसिस पे। भाई पंखा बंद हो गया, बुलाओ उसको, लेबर चार्जेस भर के चालू करवाओ, इन्वर्टर खराब हो गया, एसी खराब हो गई, तो ये सब एडहॉक बेसिस पे आपके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस आते रहेंगे। क्लियर है? तो ये चलते रहेगा। और फिर और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आएंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है? और फिर ईयर एंड जब हो जाएगा, साल जब खत्म हो जाएगा, तब आप क्या निकालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है? तो ये पूरा साइकिल एक नॉर्मल बिजनेस का ऐसा चलता है, ऐसा नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस का पूरा चलता है। ठीक है? तो आप लिख लो। ठीक है? लिखते जाओ।
चलो बढ़े आगे। तो यहाँ आपको अब पता चल गया होगा कि बिजनेस क्या है, ठीक है, बिजनेस के टाइप्स क्या हैं, बिजनेस क्या होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होता है, आपको समझ में आ गया। धीरे धीरे मैं इवेंट्स पे भी आऊँगा, ठीक है, अभी आपको इवेंट्स नहीं समझेंगे, ठीक है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इवेंट्स क्या होते हैं। अभी आप ट्रांजैक्शन समझ लो। तो ये सोच, जो सारी चीज़ें आप कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, लोन ले रहे हो, सारे जो सर्विसेज ले रहे हो, ये सब होते हैं ट्रांजैक्शन। जो भी आप बिजनेस करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हो, परचेसिंग, सेलिंग, ठीक है, किसी की सर्विसेज लेना, सैलरी यानी एम्प्लॉय को एंगेज करना, किसी का एसेट यूज करना, स्टेशनरी खरीदना, समझ रहे हो, ये सब ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हम खुद होके करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग अ बिजनेस एंड टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो ये सारे होते हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब ये हो गया, आपको एक आइडिया आ गई कि भैया क्या होता है, फ्लो क्या है, ठीक है। अब एक और बात आपको समझना है कि जो ओनर है वो क्या कर रहा है, वो तो बिजनेस कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, वो बिजनेस है, बिजनेस मतलब बिजी है। बिजनेस क्या है, एक्ट ऑफ बीइंग बिजी, तो बिजी है, वो तो बिजनेस करेगा, डिसीजंस लेगा, मैनेज करेगा, वो थोड़ी अकाउंटिंग करते बैठेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग वो नहीं करता, ठीक है। अकाउंटिंग करने के लिए एक सेपरेट पर्सन हायर किया जाता है जिसको आप कहोगे अकाउंटेंट। वो अलग पर्सन है, ठीक है, अकाउंटेंट अलग है, बिजनेस जो ओनर है वो अलग है। नॉर्मली ये दोनों डिफरेंट पर्सन्स होते हैं। अब ये चीज़ क्यों इतनी मायने रखती है, इसका क्या फ़र्क पड़ता है? इसका फ़र्क पड़ता है कि जो बिजनेस कर रहा है उसको सब पता होता है, ठीक है, कि मैंने कितने में बाई किया, किससे बाई किया, मुझे पैसे कब देने हैं, कैश में था कि क्रेडिट में था, मैं किसको सेल कर रहा हूँ, किससे सर्विसेज ले रहा हूँ, किसके कितने प्राइजेज हैं, क्या खर्चा मैं भर रहा हूँ, ये तो सब ओनर को पता होगा। अब ये बंदा जब अकाउंटिंग करने आएगा, इसको पता कैसे चलेगा कि अकाउंटिंग करूँ कैसे? उसको क्या पता क्या परचेस किया है, उसको क्या पता क्या सेल किया है? क्या वो एक एक बात ओनर को पूछेगा? अरे वो तो बिजी है ना। वो बिजनेस करेगा या आपको बताएगा कि क्या अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। इसीलिए एक कंसेप्ट आता है बुक कीपिंग। इसीलिए एक कंसेप्ट आता है बुक कीपिंग, कि ये जो ओनर है ये क्या करता है, बुक कीपिंग करता है, और बुक कीपिंग देख के अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है। अभी बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग का मतलब है कि आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप प्रिजर्व करके रखते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, जो आप लॉ में पढ़ते हो ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको मैं कह रहा हूं डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट, जहां से एंट्री, जहां से अकाउंटिंग की जाती है, क्लियर है। तो ये वो रखता है कि अगर मैंने परचेज किया है, मतलब परचेज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक डॉक्यूमेंट बना होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा आपने, जिसको आप परचेज बिल कहते हो। परचेज बिल इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सेल बिल इज अ कॉन्ट्रैक्ट, रिसीट, रिसीट इशू कर रहे हो या आपको किसी ने रिसीट दी है कोई पेमेंट की, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे बिजनेस में जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनता है, बिकॉज इंडिया में लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जिसके तहत आपको कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने होते हैं, क्लियर है। तो परचेज बिल हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है भैया? परचेज बिल, कोई भी चीज अगर आप परचेज कर रहे हो, एसेट्स हो, गुड्स हो, उसका बिल होगा। कोई भी चीज आप बेच रहे हो, गुड्स को बेच रहे हो, तो उसका आप बिल देते हो, आप देते हो, ठीक है, सेल्स बिल। फिर फिर आपके बिल्स आते हैं, इनवॉइसेस, काय के इनवॉइसेस, जो भी सर्विसेज आप लेते हो, जैसे आपने लीगल सर्विस ली तो लॉयर आपको प्रॉपर इनवॉइस देगा, कंपनी सेक्रेटरी से आपने सर्विसेज ली तो कंपनी सेक्रेटरी अपना बिल देगा, बराबर। सारे लोग ये जो सर्विसेज देते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, टेलीफोन का बिल आता है, एडवर्टीजमेंट का बिल आता है, फ्रेट का एक बिल आता है, ट्रैवलिंग करते हो उसका भी बिल आता है, या कोई टिकट फटती है, प्रोफेशनल सर्विसेज का भी बिल आता है, अकाउंटिंग वाला भी एक प्रॉपर इनवॉइस आपको देगा, स्टेशनरी खरीदने जाओगे उसका बिल आता है, पेट्रोल में भी आप चाहो तो एक रिसीट आप मांग सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, इसके इनवॉइसेस होते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस, सर्विसेज जो भी आपने ली है ना, इसके इनवॉइसेस होते हैं, ठीक है। फिर कुछ ना कुछ जो आप कैश या पेमेंट करते हो उसका रिसीट्स होता है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका बिल नहीं होता, जैसे आप ऑटो से ट्रैवल कर रहे हो, ऑटो में कहीं गए, ऑटो वाला बिल नहीं देता, मांगोगे तो भी नहीं देगा, वहाँ सिस्टम ही नहीं है। पेट्रोल भराते वक्त भी नॉर्मली
रिसीट नहीं मांगते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां डे टू डे में कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनता, वो ओरली होता है, ठीक है। बातचीत से ओरली वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो सब चीज़ें हो जाती है। वहाँ मैन्युअली आपको बनाने पड़ते हैं वाउचर्स, ठीक है। आपको वाउचर्स बनाने पड़ेंगे, उसमें साइन लेनी होगी और उसके बेसिस पे फिर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारे होते हैं। फिर बैंक से आपने लोन लिया तो आपके पास एग्रीमेंट्स होंगे, प्रॉपर लोन एग्रीमेंट्स बनते हैं। या सप्लायर के साथ आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई एसेट खरीदा है, बिल्डिंग खरीदी है, तो उसका एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट्स भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग 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 चीजें होंगी, ठीक है। बैंक के आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगा, बैंक स्टेटमेंट आता है, ठीक है। पासबुक आती है, जो भी टाइप का बैंक अकाउंट आपका होगा, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है जिससे होगा। फिर आप जो टैक्सेस भरते हो, जीएसटी का जो आपको मिलेगा पेमेंट का, पेमेंट के बाद जो जनरेट होता है, ठीक है। इनकम टैक्स पे करोगे तो इनकम टैक्स का जनरेट होगा, ठीक है। सारे बिजनेस में जो भी आप कर रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, सब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट से एविडेंस होती है। और उसको अगर आप प्रॉपरली एक फाइलिंग सिस्टम में बना के रखो, एक्सपेंसेस की अलग फाइल, सेल्स की अलग फाइल, परचेज की अलग फाइल, टैक्सेस की अलग फाइल, एसेट्स जो आपने एक्वायर किए हैं फिक्स्ड एसेट वाले उसकी अलग फाइल, समझ रहे हो। तो अगर आप उसको सिस्टमैटिकली कैटेगराइज करके प्रॉपर फाइल करके रखो तो उसको कहते हैं बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है। तो उसको आपको सिस्टमैटिकली रखना पड़ेगा। सिस्टमैटिकली क्यों? अगर ये सिस्टमैटिकली नहीं रखा गया तो मुझे बताओ अकाउंटेंट फिर अकाउंटिंग कैसे करेगा? सब अगर आपने मिक्स फाइल दे दी, ठीक है, एक ही फाइल दे दी, उसी में परचेज है, उसी में सेल है, सब ऐसे रैंडमली दे दी, ये ले जाकर अकाउंटिंग, तो वो नहीं कर पाएगा। उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको समझेगा ही नहीं। तो अगर आप उसको प्रॉपरली कैटेगराइज करके फाइल्स दे दोगे, डेट वाइज अरेंज करके प्रॉपर बिल्स अरेंज करके दे दोगे, तो फिर वो आसानी से बिना गलती किए अकाउंटिंग कर पाएगा, ठीक है। कम टाइम में एफिशिएंटली अच्छे से टाइम बचा के करेक्ट अकाउंटिंग कर सकता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग हैज टू बी सिस्टमैटिक, बुक कीपिंग हैज टू बी सिस्टमैटिक, प्रॉपरली जो मैंने कहा टाइप वाइज आपको फाइल्स बनानी पड़ेगी, टाइप वाइज आपको फाइल्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। कैसे भाई? परचेज का अलग, सेल का अलग, एक्सपेंसेस का अलग, ठीक है, टैक्सेस का अलग, फिर जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनका अलग, इंश्योरेंस वगैरह है तो इंश्योरेंस के फाइल सारे अलग, ठीक है। ऐसे टाइप वाइज आप अलग 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 फाइल्स बना सकते हो, सिस्टमैटिकली अरेंज कर सकते हो डेट वाइज। और उसके बेसिस पे फिर अकाउंटेंट डॉक्यूमेंट देख के समझ जाएगा। परचेज इनवॉइस है तो समझ जाएगा परचेज है। हर परचेज में सामने वाले क्रेडिटर का नाम लिखा होता है, फिर वो कैश में था या क्रेडिट में था वो भी उसमें लिखा रहता है, डेट भी बिल के अंदर आ जाती है, क्या खरीदा उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू वो भी आ जाती है उसके अंदर। अगर टैक्सेस थे तो उसका टैक्सेस का भी अलग से ब्रेकअप आपको मिल जाता है। तो इनवॉइस देख के अकाउंटिंग के लिए जो डेटा चाहिए होता है वो सब मिल जाता है, बिल अपने आप सब बता देता है इंफॉर्मेशन। तो इससे क्या होगा? अकाउंटेंट को बार 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 पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंटेंट डॉक्यूमेंट देख के ही सब पता कर सकता है कि ट्रांजैक्शन क्या था, किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, कितनी वैल्यू है, क्या था, क्या मोड में हुआ है, सब उसको वहीं पे इनवॉइस या डॉक्यूमेंट के अंदर सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप होता है, ठीक है। ये आपको इमेजिनेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि ऐसा कुछ होता है। क्लियर है? लिखो, लिखते जाओ। चलिए, ठीक है। तो ये पार्ट में इतना ही है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट पार्ट में अब मैं एक्चुअल अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है। अकाउंटिंग हिसाब किताब के लिए है, क्यों होती है, क्या भाई आपको क्या जानकारी चाहिए वो भी हमने पढ़ लिया है। अब ये कैसे होती है, ठीक है, इसमें क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है। अब हम अकाउंटिंग को एज अ प्रोसेस समझेंगे। अभी आप उसका कनेक्शन समझ गए, बिजनेस से क्या कनेक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या चाहिए होता है अकाउंटिंग से, वो भी आपको पता चल गया है। अब हम प्रोसेस से
ये देखेंगे, ठीक है। और प्रोसेस स्टार्ट होगी बुक कीपिंग से, इसलिए मैंने आपको बुक कीपिंग क्या होती है, क्यों होती है, ये सब अच्छे से बता दिया है। अब यहां से हम कनेक्ट होके पढ़ेंगे कि ये जो अरेंज करके सिस्टमैटिकली ये सब रखा गया है, इससे आप आउटपुट कैसे जनरेट करोगे। आउटपुट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता करोगे, जो भी डेटा चाहिए होता है, ये सब कैसे सीक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बनाया जाता है, वो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस समझेंगे। और फिर धीरे धीरे मैं आपको सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक एक टर्म्स आपको मैं अच्छे से लिखवा के दे दूंगा, बता के दे दूंगा। और वहां से फिर हम अकाउंटिंग साइकिल या जो उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धीरे 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 अब सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी और हम एंड जो प्रॉफिट लॉस है वो कैसे निकालते हैं ये आप आगे समझोगे, ठीक है। आई होप अभी तक हर चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आई होप आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो रहा है, चीज़ें आप साथ साथ में नोट करते जा रहे हो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो। और जो कॉमर्स वाले हैं उनकी रिवीजन हो रही है, ठीक है, कॉमर्स वालों की रिवीजन हो रही है। और आई होप कुछ ना कुछ तो आपको चीज़ें नई पता चल रही हैं, ठीक है। आई होप सो। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।